नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें हम कुल 30 प्रश्न करेंगे। यह आगामी परीक्षाएं जैसे सी टेट, टेट, यूपी टेट और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रतीकात्मक काल के नाम से जाना जाता है, निम्न में किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है इंदिरागति अवस्था से, दूसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था से। देखिए, हमें पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने पहली जो अवस्था बताई उसे कहा संवेदीय पेशी अवस्था। इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी जो बताई वो पूर्व संक्रियात्मक काल बताया, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष, और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के बाद की होती है। तो यहाँ पे जो पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से जाना जाता है वो है आंसर बी, सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में नाम और प्रशंसा अपने लिए कमा रहा है, इसलिए ये आंतरिक अभिप्रेरक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हमें पता है क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो स्किनर के द्वारा किया गया था। आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो यहाँ नहीं होने की बात की गई है। तत्परता का नियम बिल्कुल है, तनाव का नियम ये नहीं है, प्रभाव का नियम ये बिल्कुल भी है, और ये अभ्यास का नियम ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। देखिए, ये नियम पूछ लेता है कि किसके द्वारा दिए गए थे सीखने के, तो वो थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने 3 मूल नियम और 5 गौड़ नियम बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में कौन सा है? तो आपको गलत जो कथन दिया गया है वो पढ़ना है और बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर मिल जाएगा वो है डी वाला। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो आपको उपयुक्त उपकरण नहीं है बताना है रचनात्मक आकलन के लिए। पहला है दत्त कार्य, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है अवधि परीक्षा, या फिर प्रश्न व खेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दत्त कार्य। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर है कोहलर। कोहलर द्वारा सीखने के जो सूद का सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया था। इसमें सुल्तान नामक वनमानुष पर यह प्रतिपादन किया गया उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और जारी रह रहा है और नियमित चल रहा है वो प्रक्रिया कहलाती है सीख रहे हैं हम, तो सीखना। अगला है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति का पहला अर्थ आपको समझना होगा। विस्मृति मतलब होता है भूलना। तो भूलने को कम करने का जो उपाय है वो क्या होगा? आपको इसमें से आप सही आंसर आप गैस कर सकते हैं। जो राइट आंसर है वो है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला है, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। राइट आंसर का बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आंसर सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया आत्महीनता, यहाँ पे आत्मविश्वास आता तो ये भी सही रहता, इसलिए ये गलत है आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन आप किस रूप में देखेंगे?
तो चिंतन जो होता है वो मनोगतिक प्रक्रिया होती है। आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था वो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो पद संवेगात्मक जो क्रांति है वो किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपको इसका राइट आंसर पता होगा और जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किसे? 4 ऑप्शन मिलते हैं, व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या फिर समूह कार्य को। तो इसका जो राइट आंसर मिलता है वो है कहानी कथन को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए एक शिक्षक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो बैटरी का प्रयोग किया गया वो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मानव विकास की यह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है कौन सी है? तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है आंसर बी, बाल्यावस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी गैस करते रहें आपके कितने सही होते हैं 30 में से। अगला प्रश्न है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में जो नहीं है वह कौन सी है? इसमें से विशेषता आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे भी और इसका राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा आता है एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से देख लें कि कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का आपको फॉर्मूला जो होता है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। फॉर्मूला होता है पहले मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु दी हुई है कितनी? 10 वर्ष, तो आप लिखेंगे 10 बट्टे वास्तविक आयु, मतलब इसकी आयु कितनी है? तो 8 वर्ष का है, तो बट्टे 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 4 से आप 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा और 25 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, 125। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है। तो निर्मितिवाद एक सिद्धांत के रूप में क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। क्या वो अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होगा, या बी अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देगा? आंसर ऑप्शन सी है, सूचनाओं को रटने व प्रत्यास्मरण द्वारा सीखने परीक्षा पर जोर देता है, या शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो जो एक निर्मितिवाद का सिद्धांत है वो हमेशा अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कोहलरबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित है। आंसर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? क्या आप इरफान को कभी भी खिलौने के साथ नहीं खेलने देंगे? ऑप्शन बी है, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन सी है, उसकी जिज्ञासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन डी है, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि कौन सी है? तो जो 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक विषय पर योजना बना रहे हैं, यह कौन सी शिक्षण विधि होगी? तो यह होगी टोली शिक्षण विधि। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में किससे संबंधित होता है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और गैस कीजिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, एक अच्छा विद्यालय वह है जिसमें पहला ऑप्शन है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, बिल्कुल नहीं। जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग व्यक्तिगत रूप से करे, ठीक है, लेकिन अच्छा विद्यालय जो होगा जो सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए।
अगला प्रश्न है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर देगा, बिल्कुल नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है जो दिया हुआ है, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझेगा तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रीय उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो किसके लिए यह तरीका उपयुक्त नहीं होगा? आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। क्या वो समूह वार्तालाप के लिए उपयुक्त नहीं है, या प्रोजेक्ट विधि के लिए, सी है प्रदर्शन के लिए, या प्रश्नोत्तर के लिए? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र का जो अधिगम है वो दूसरे के साथ सहायता कर रहा है, तो यहाँ पे अधिगम का धनात्मक अंतरण हो रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, सही है। अच्छा संप्रेक्षण कौशल, ये भी सही है। विद्यार्थी को हित का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। और डी आपको मिलता है उपयुक्त सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।